दोस्तों नमस्कार। भाषा शिक्षण में जो हिंदी पेडागॉजी सीटेट के एग्ज़ाम में आता है उसमें भाषा का आकलन पॉइंट से आपके पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं क्योंकि आपको एक तो हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत तीनों भाषाओं में जो भी भाषा आप लेते हैं, जो भी भाषा आपकी होती है, हिंदी तो होती ही है, उसके अलावा आप इंग्लिश या संस्कृत लेते हैं तो इन सभी में भी भाषा के आकलन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन तो आता ही है, उसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, मतलब कि आपका इस वीडियो को देखने से 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाषा का आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण, इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग। आकलन क्या है, असेसमेंट क्या है? आकलन जो होता है वो सूचनाओं का संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श करना होता है। कोई काम आप करवा रहे हैं तो उसमें उसका आकलन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, फिर विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि काम कहाँ तक सही हुआ है, क्या कमियां रह गई हैं, ये सारी जानकारी आप लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है आकलन। जब आप भाषा का आकलन करते हैं तो भाषा कहाँ तक सीखी गई है, इसके उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई है, ये सारी जानकारी जब आप लेते हैं तब उसे कहते हैं भाषा का आकलन। आकलन शब्द अपने आप में एक जानकारी लेना, सूचनाओं का संग्रहण करना, फिर उस पर विचार विमर्श करने को ही आकलन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? अब हम आकलन कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में बिना उस उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करना होता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आप क्या करते हैं, आकलन करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना। जब आप आकलन करते हैं कि ये काम कितना सही हुआ है, उसके बाद आप फीडबैक देते हैं। जैसे एक डिलीवरी बॉय आपका सामान लाता है, फिर भी वह पेमेंट करने के बाद बोलता है कि भैया फीडबैक दे दीजिएगा, मैसेज आएगा और उसमें आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। तो आप आकलन करते हैं कि क्या सही समय पे सब कुछ हुआ है। ऐसे आप भाषा का आकलन करते हैं या किसी कार्य का आकलन करते हैं तो क्या व्यवस्था बनी है उसकी प्रतिपुष्टि आप देते हैं, फीडबैक देते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण अधिगम को सफल बनाना या उसको उन्नत बनाना, क्योंकि जब आप बार बार उसका आकलन करते रहते हैं, थोड़े थोड़े समय पर असेसमेंट होता रहता है, तो आप समझ पाते हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से और सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है और हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझते हैं और बदलाव करते हैं, इसीलिए आकलन किया जाता है। ये आपका दूसरा उद्देश्य था। भाषा के आकलन की बात करें तो भाषा कहाँ तक बच्चा सीखा, क्या उसका संप्रेषण सही हुआ, क्या अपने शब्दों को वह अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें, इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। शिक्षण तकनीकों, पाठ्य सामग्रियों, विधियों में सुधार एवं संवर्धन करते हैं। मतलब कि आप जब भी देखते हैं कि कमियां क्या रह गई हैं तो इसमें क्या पाठ्य सामग्री में हमें बदलाव करना है, क्या नई चीज़ें जोड़ना है, विधियों में कैसे बदलाव करना है, किस विधि से पढ़ाएं बच्चों को, समझाएं बच्चों को कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, जो हम सिखाना चाहते हैं वो बालक सीख सके, उसमें संवर्धन करना, उसमें संशोधन करना ही क्या होता है, आकलन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है अभिभावकों एवं शिक्षकों को अधिगम की गुणवत्ता से अवगत कराना। जब आप, क्योंकि जब गार्जियन आते हैं स्कूल में तो बोलते हैं कि भाई मास्टर साहब कैसे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कैसा है पढ़ने में। जब आप आकलन ही नहीं किए रहेंगे तो आप कैसे बता देंगे कि आप
कि बच्चे की प्रगति कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक वो सीख पा रहा है, कैसे उसका विकास हम कर रहे हैं। तो आकलन इसलिए ज़रूरी होता है। आप देखते होंगे कि एफए किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और फिर सेमेटिव असेसमेंट होता है आजकल विद्यालयों में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है 1-2 चैप्टर का आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक पढ़ाते जाते हैं, उसके बारे में आप कुछ जानकारियां बच्चों से लेते जाते हैं, कुछ छोटा सा टेस्ट लेते रहते हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और वही आकलन करते हैं आप कि हमने क्या पढ़ाया और बच्चे ने कितना पाया। नेक्स्ट है निदान करना। जब तक आप आकलन नहीं कर लेंगे तब तक आप निदान नहीं कर पाएंगे। निदान करना ही आकलन करने के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप 2 शब्द पढ़ते होंगे, एक पढ़ते होंगे निदान और एक पढ़ते हैं उपचार। निदान को इंग्लिश में डायग्नोसिस कहा जाता है और उपचार जो होता है ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, निदान करते हैं। बच्चा विद्यालय में आ रहा है और विद्यालय से क्लास छोड़कर भाग जा रहा है, तो क्यों भाग जा रहा है, कारण का पता लगाना ही क्या होता है, निदान कहलाता है। निदान क्या होता है, कारण का पता लगाना। और आप कभी भी दंड नहीं देंगे। आप कभी भी बालक अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो आप हमेशा कारण का पता लगाएंगे, उसके बाद ही उसमें सुधार करेंगे, उसका उपचार करेंगे। न कि आप बच्चे को मार पीट करके या उसको कुछ ऐसे शब्द बोल करके उसकी बेइज्जती कर करके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब आकलन के उद्देश्य हैं। आकलन इसीलिए किया जाता है। रचनात्मक तरीका अपनाना। ओके, जैसे मान लीजिए आपने एक तरीके से पढ़ा दिया बच्चे को, उस बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो फिर आप क्या करते हैं, कुछ रचनात्मक तरीका अपनाएंगे ताकि बच्चा अच्छे से इस बात को समझ पाए और सीख पाए। उपचारात्मक शिक्षण, जैसा कि हमने बताया निदान और उपचार। पहले आप डायग्नोसिस करेंगे, फिर आप उसका उपचार करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, पहले उसकी जांच करवाता है। क्या करता है, जांच लिख देता है, डायग्नोसिस करवाते हैं, उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है। ओके, समझ में आ रही बातें? ठीक है। हिंदी भाषा में आकलन का आधार क्या है? अगर हम बात करें हिंदी भाषा के आकलन की, तो उसमें आधार आपका क्या होना चाहिए? आकलन तो कई चीज़ों को होता है, लेकिन यहाँ भाषा का आकलन की बात कर रहे हैं, हम भाषा सिखा रहे हैं, तो उसमें किस आधार पर हम भाषा का आकलन करेंगे? तो सबसे पहली बात होती है भाषा की अभिव्यक्ति। क्या जो हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं उस भाषा की अभिव्यक्ति सही से कर पा रहा है बच्चा कि नहीं कर पा रहा है? हमने इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दिया, बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं पा रहा है, इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा है। हमने हिंदी सिखाया, बताया, कुछ भी समझाया और बच्चा नहीं अभिव्यक्त कर पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिखाने में कमी है। तो उसे आधार बनाते हैं कि बच्चा अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। संप्रेषण, क्या उसका संप्रेषण करने की क्षमता बढ़ रहा है, संप्रेषण कर पा रहा है, बातों का आदान प्रदान सही तरीके से उस भाषा में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? या उस भाषा को बोलते, जैसे हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश बोलते बोलते वो हिंदी की तरफ चला जा रहा है, या हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी की तरफ चला जा रहा है, मातृभाषा की तरफ चला जा रहा है। तो इस संप्रेषण को भी हमें देखना है कि क्या संप्रेषण उस भाषा में उसका सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे संप्रेषण करेंगे और उसके बाद हम आकलन करते रहेंगे। अवलोकन करना, क्या बच्चा सीखा, क्या उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसका आकलन करना। एक शब्द और आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो शब्द को सबसे पहले मैं समझा देता हूं। पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कार्य का पूरा लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा रखना ही क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। जब बच्चा
पढ़ना स्टार्ट करता है, एडमिशन लेता है, तब से ले करके और जब तक बच्चा अंतिम क्लास तक शिक्षा ग्रहण करता है, उसकी प्रगति का उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना ही क्या होता है, एक पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। क्रमिक प्रगति इसे प्राप्त करना ही पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना लेना कि बच्चा क्या सीख रहा है, पहले क्या था, आगे क्या कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पोर्टफोलियो शब्द बहुत ही व्यापक है, हर क्षेत्र में इसका काम किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मान लीजिए आपने कोई रोड बनाने का ठेका ले लिया है, तो आप उसमें पोर्टफोलियो में सेट करते हैं कि कैसे कैसे कार्य प्रगति पर थोड़े थोड़े टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे कैसे कार्य होगा, यही पोर्टफोलियो होता है। बच्चे की हैंडराइटिंग कैसी है, बच्चा कैसे बोलता है, बच्चे की स्पेलिंग की स्थिति क्या है, बच्चा खेल में कैसा है, साफ सफाई कैसा करता है, ये सभी चीज़ें पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ हमें भाषा आकलन की बात करना है, तो हम भाषा के संदर्भ में पोर्टफोलियो बनाएंगे कि पहले वह अक्षर ज्ञान कैसा था, अब उसका अक्षर ज्ञान कैसा है, मात्राएं कैसे बोल रहा है, स्पेलिंग कैसे सही करेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ों को पोर्टफोलियो में हम सेट करते हैं। इस आधार पर हम बच्चे का आकलन कर लेते हैं। अगला पॉइंट है भाषा का प्रयोग। सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि भाषा का प्रयोग बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आपको खुले प्रश्न पूछने की ज़रूरत होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं बच्चों से, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड, एक बंद प्रश्न और एक खुले प्रश्न। बंद प्रश्न का मतलब होता है कि आपने सीधे क्वेश्चन पूछा और उसका एक ही शब्द में आंसर होना। जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो उसमें रामनाथ कोविंद बता दिया जाएगा। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और यदि पूछा जाता है कि आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए, तो ये खुले प्रश्न हो गए। ठीक है, अभी हम आगे आपको कुछ क्वेश्चन भी इस पर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ नहीं शब्द को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आप गलत करके चले आएंगे। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना उद्देश्य है। अभी आपने पीछे उद्देश्य पढ़ा। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों एवं अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि हम एक वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, जो आपको एक जुगाड़ करके एक वीडियो दे चुके हैं कि सीटेट पास करने का जो जुगाड़ होता है कैसे होता है, क्या ब्रह्मास्त्र हैं, कैसे शब्द पॉजिटिव निगेटिव, वहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तब भी आपने देखा होगा, अगर कहीं केवल ही मात्र ओनली शब्द आता है तो वह ऑप्शन गलत होता है। लेकिन यहाँ नहीं शब्द कहा गया है, तो यहाँ जो ऑप्शन गलत होगा वही ऑप्शन आपके लिए सही होगा। मतलब बच्चों की भाषा त्रुटियों का ही पहचान करने के लिए केवल आकलन, त्रुटियों की पहचान करने के लिए ही केवल आकलन नहीं किया जाता है। आकलन के कई उद्देश्य होते हैं जो कि आपने पढ़ा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ नहीं शब्द पूछा है। हाँ पूछा होता कौन सा उद्देश्य सही है, तो ये सभी उद्देश्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? सबसे कमजोर सवाल कौन सा होगा? इसके लिए आप देखिए ऑप्शन, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी? ये सभी। अब इसमें सबसे कमजोर प्रश्न कौन है? मतलब ये हुआ कि कमजोर प्रश्न वही कहा जाएगा जहां बालक अपनी खुद की अभिव्यक्ति ना कर पाए, भाषा का प्रयोग जो आपने सिखाया है उसका अपने शब्दों में ना कर पाए,
वही सबसे कमज़ोर है। और आप देख रहे हैं ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, इसलिए जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं वही सबसे कमज़ोर माने जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, समझ में आई होगी बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आकलन करने का जो अच्छा तरीका है, भाषा का प्रयोग बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। आप कोई चीज़ सिखाते हैं, कोई स्किल सिखाते हैं, तो इसका मतलब आप ये उम्मीद रखे रहते हैं कि इसका प्रयोग आगे चलकर बच्चा करेगा। और सुनी गई कहानी का अपने शब्दों में जब इस कहानी को लिखेगा तो वहाँ भाषा का पूरा पूरा प्रयोग करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ना कि शब्दशः, तो मतलब रटने की बात आ जाएगी, रटने की बात आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ कहानी को सुन करके उसके कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ अपना दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा। लेकिन जब शब्दशः आंखों देखी कहानी की बात करते हैं तब वहाँ अपने शब्दों में वह लिखेगा, अपने अंदर की अभिव्यक्ति को वह जाहिर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य का उदाहरण है। ध्यान रहे, प्राथमिक स्तर की बात किया जा रहा है। पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो यहाँ पर भाषा की बात की जा रही है, तो कठिन शब्दों का श्रुतलेख, कोई शब्द कठिन की बात, कठिन शब्द ही कहीं आ जाए तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना सबसे उत्कृष्ट लेखन कार्य है कि आप अपने भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आप आंखों देखिए किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब आप भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं, आपके पास शब्दकोश है। क्योंकि जब बच्चा कोई कहानी लिखेगा तो उसको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ उसका शब्दकोश कार्य करेगा, हेल्प करेगा उसका। और शब्दकोश कहाँ से आएगा? जब वो भाषा सीखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? आप कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो नहीं शब्द का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप नहीं शब्द को नहीं ध्यान देते हैं और आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके चले आते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियां का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो कहीं अज्ञानता की बात निगेटिव वर्ड है, हटाओ इसको तुरंत, ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, कमी की शिक्षक में कमी, बच्चे में कमी नहीं होगी, शिक्षक में कमी हो सकती है लेकिन बच्चे में कमी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ शिक्षक में नहीं है, शिक्षक में कमी, तो शिक्षक में कमी, उसकी विधियों में कमी हो सकती है, उसकी व्याख्या करने में कमी हो सकती है। ठीक है, अब बचते हैं आपके दो ऑप्शन। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में आपको तय करना है कौन सा सही है। तो त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, मतलब बार बार गलतियां करेगा तो उसको मदद मिलेगी, या त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन गलत होता है और ऑप्शन सी सही होता है, क्योंकि त्रुटियां मदद नहीं करती हैं, लेकिन त्रुटियां करके अगली एक पड़ाव से वह गुजरता है आगे और अच्छा सीखता है। मतलब जो त्रुटि करना, गलती करना एक स्टेज मात्र है, तो त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। जैसा कि आपने अधिगम में पढ़ा है, जब आप थार्नडाइक का भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, क्योंकि त्रुटि करता है फिर प्रयास करता है और सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? आकलन की दृष्टि से, बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा,
ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो जब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसमें भी लिमिट है, इसमें भी लिमिट है, और ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, या ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होगा वही आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में लिखना है, मतलब भाषा का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपका आगे मदद करने के लिए और आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, नमस्कार।